बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा जो सवाल है वो है कंसोलिडेशन का। और आज के सवाल में हम क्या करने लगे हैं चल के देखते हैं। रिक्वायरमेंट देख रहे हैं। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर डार्जेंटको एज एट 31 मार्च 20x6। वी हैव टू प्रिपेयर consolidated statement of financial position for 20 marks. Okay. हमारे पास क्या कुछ गिवन है, चलते हैं क्वेश्चन रीड करते हैं। कहता है ऑन 1 जनवरी 20x6 ईयर एंड इज 31 मार्च 20x6 एंड वी एक्वायर्ड द एंटिटी on 1st January 20x6, which means there is a mid-year acquisition. During the year, DCO acquired 75% of LCO equity shares by means of share exchange of 2 shares in DCO for every 3 shares acquired. For every 3, parent कितने shares दे रहा है? 2 shares दे रहा है. On that date, further consideration was also issued to shareholders of Latrico in the form of $100 8% loan notes for every 100 shares acquired in Latrico. यहां तक हमें पता चल गया कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो शेयर एक्सचेंज है और वो लोन नोट्स हमने दिए। कहता है नन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन नॉर द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन द लोन नोट्स एट 31 मार्च 20x6 हैज येट बीन रिकॉर्डेड बाय डार्जेंटको। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या है? अभी तक हमने ना इंटरेस्ट ना परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड की है। अभी तक ना इंटरेस्ट ना परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड की है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द शेयर प्राइस ऑफ डार्जेंटको एंड लैट्रिको 3.2 एंड 1.8 रिस्पेक्टिवली। तो अब ये जो डाटा था ये था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड था? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अगर तो ये इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की होती तो ये कहाँ पे लिखी होती? ये डार्जेंट ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अंदर लिखा होता, बट वो कह रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की। तो शेयर एक्सचेंज कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले सब्सिडरी के कितने शेयर्स हैं? 20,000। एक शेयर कितने का है? $1 का, मीन्स 20,000 शेयर्स। हमने कितने शेयर्स एक्वायर किए? Parent acquired 75%, means 75% of 20,000 is 15,000. कितने शेयर एक्वायर्ड किए? 15,000। फिर क्या कहता है? अगर आपने ये देखा है, फॉर एवरी 3 इन लैट्रिको डार्जेंटको इशू 2 शेयर्स। फॉर एवरी 3 कितने शेयर्स इशू किए गए? 2। तो इसका मतलब 10,000 शेयर्स इशू किए हैं किसने? डार्जेंट ने, पेरेंट ने। पेरेंट ने अपने कितने शेयर्स इशू कर दिए? 10,000 शेयर्स इशू किए। अब हमने एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पेरेंट के शेयर की प्राइस देखनी है। क्या अभी हमने पढ़ी थी? यस, अभी हमने देखी थी कि पेरेंट के शेयर की प्राइस कितनी है? 3.2। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 3.2 से, तो डेबिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 32,000, क्रेडिट शेयर कैपिटल 10,000, क्रेडिट शेयर प्रीमियम 22,000। अब यहाँ पे मैं
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अगर तो ये इसने कहा कि हमने कंसिडरेशन रिकॉर्ड नहीं की, तो जब रिकॉर्ड करेंगे तो इस पेरेंट शेयर्स के अंदर 10,000 और ऐड कर देंगे जो हमने न्यू शेयर्स इशू किए हैं फॉर एक्वायरिंग सब्सिडरी। और इसी तरह यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो जाएगी इक्विटी में, जिसका नाम क्या होगा, शेयर प्रीमियम बाय 22,000। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जामिनर भी ये बार बार कह चुका है कि स्टूडेंट्स जब शेयर एक्सचेंज हो तो ये शेयर्स का इंक्रीज़ और प्रीमियम लिखना भूल जाते हैं। तो अब आपने ये बात नहीं भूलनी। आपको पता चल गया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे आपने फाइंड की। पहले हमने सब्सिडरी के शेयर पे परसेंटेज निकाली। हमने 75% ख़रीदा था, तो 20,000 का 75% मीन्स हमने 15,000 शेयर्स ख़रीदे हैं। हर 3 शेयर्स के बदले पेरेंट ने 2 शेयर्स दिए हैं। तो इसका मतलब पेरेंट कितने शेयर्स दे रहा है? पेरेंट 10,000 शेयर्स दे के सब्सिडरी के 15,000 शेयर एक्वायर कर रहा है। एक शेयर कितने का है? पेरेंट के एक शेयर की प्राइस कितनी है? 3.2। तो इसका मतलब क्या हो गया? डेबिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 32,000, क्रेडिट शेयर कैपिटल 10,000, क्रेडिट शेयर प्रीमियम 22,000। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। उसने कहा लोन नोट्स भी हमने इशू किए। लोन नोट्स कितने के थे? हर $100 हर 100 शेयर्स के बदले $100। तो हमने कितने शेयर्स खरीदे? 15,000। तो इसका मतलब हर $1 के पीछे हमने इन्वेस्टमेंट की है। डेबिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000, क्रेडिट लोन नोट्स 15,000। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी है? टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है हमारी 32 प्लस 15, इट्स 47। दिस इज टोटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल को अपने को पढ़ते हैं, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कहता है? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ Letrico assets were equal to their carrying amounts. However, Letrico operates a mine which required to be decommissioned in 5 years time. मतलब रेक्टिफिकेशन कॉस्ट है, हमने क्या करना है, 5 साल बाद उसे दोबारा उसी तरह लेके आना है। तो हमने प्रोविजन भी बनानी थी और एसेट भी बनाना है। IAS 16। No provision has been made for these decommissioning cost by Letri. The present value of the decommissioning is estimated at 4 million. अब आप क्या करेंगे? डेबिट $4,000 का एसेट बनाएंगे और 4,000 का ही क्या बनाएंगे? प्रोविजन। और लाइफ कितनी है? 5 साल। इस को हम क्या करेंगे? 5 सालों पे डेप्रिसिएट भी करेंगे। और आपको मैंने स्टार्ट में कहा था मिड ईयर एक्विजिशन है, 3 महीने हुए हैं, तो इसे 3/12 करेंगे। तो दिस इज योर डेप्रिसिएशन। और जब भी हमने कहा था हम प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं तो उसकी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट भी करते हैं। तो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कैसे करेंगे? 4,000 8% into 3/12। इसकी एंट्री क्या होगी? डेबिट फाइनेंस कॉस्ट क्रेडिट, डेबिट फाइनेंस कॉस्ट क्रेडिट प्रोविजन। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आ गई। हमने फेयर वैल्यू एक रिकॉर्ड नहीं की थी, तो उस फेयर वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, एसेट बनाएंगे। जब एसेट बनाएंगे साथ ही साथ प्रोविजन बनाएंगे और उस एसेट को डेप्रिसिएट करेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? 4,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3/12। और हमने कहा जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं फिर हम अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करते हैं। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कैसे करेंगे? 4,000 का 8% इंटू 3/12, क्योंकि अभी तक 3 महीने हुए। तो हम ये वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं। ये आ रहा है 80 80 80 और ये आ रहा है 200। अच्छा, नेक्स्ट
कहता है डार्जेंट को पॉलिसीज टू वैल्यू द नॉन NCI at fair value at the date of acquisition. Latrico share price at the date can be deemed to be representative of the fair value of shares held by NCI. कहता है NCI की वैसे नॉर्मली वैल्यू गिवन होती है, यहाँ पे गिवन नहीं है. उसने कहा जो सब्सिडरी की एक शेयर की प्राइस है वही क्या है, NCI की वैल्यू है. तो सबसे पहले देखो हमने कितने शेयर्स खरीदे थे, हमने शेयर्स खरीदे थे 75%, बाकी 25% किसके शेयर्स हैं, NCI के शेयर्स हैं. NCI के कितने शेयर्स हैं, 5000 शेयर है. एक शेयर सब्सिडरी के एक शेयर की प्राइस कितनी है, सब्सिडरी की एक शेयर की प्राइस ये देखो 1.8 है. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 1.8, तो देखें क्या वैल्यू आ गई, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.8 इट्स 9000. तो यहाँ तक हम कितने पॉइंट्स, हम इन्वेस्टमेंट्स को भी डील कर चुके हैं, हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी कर चुके हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू भी लेके एसेट भी बना दिया, लाइबिलिटी प्रोविजन भी क्रिएट कर ली, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट भी कर लिया और फेयर वैल्यू ऑफ NCI भी फाइंड कर ली. नेक्स्ट पॉइंट 3 कहता है द इन्वेस्टमेंट ऑफ Latrico इंक्लूड गुड्स बॉट फ्रॉम द इन्वेंट्री ऑफ Latrico includes goods bought from Dargenco for 2.1 million. Dargenco applies a constant markup on cost of 40% when arriving at its selling price. On 28 March 2006, Dargenco dispatched goods to Latrico with a selling price of 700,000. These were not received by Latrico until after the year end, and so have not been included in the above inventory at 31st March 2006. At 31st March 2006, Dargenco record shows a receivable due from Latrico of 3 million. This differed to the equivalent payable in Latrico records due to the goods in transit. The intra-group reconciliation should be achieved by assuming that Latrico had received the goods in transit before the year end. अच्छा जी, अब ये यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो हमारे पास एडजस्टमेंट्स आ रही हैं वो क्या है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. यहाँ पे एडजस्टमेंट आ रही है इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री है. तो इसको अभी एडजस्ट कर लेते हैं. कैसे एडजस्ट करेंगे, देखें. डार्जेंट को रिकॉर्ड शोज अ रिसीवेबल ड्यू फ्रॉम Latrico. डार्जेंट का रिसीवेबल कितना है, इसका क्या है, रिसीवेबल. दूसरा कौन है हमारे पास, इसका क्या होगा, पेएबल. अच्छा, उसके अलावा उसने क्या कहा कि 700 की गुड्स इन ट्रांजिट है, 700 की गुड्स इन ट्रांजिट है. जो डी ने, पेरेंट ने सब्सिडी को क्या किए हैं, गुड्स भेज दिए हैं. अभी तक सब्सिडी ने वो रिसीव नहीं की, अभी तक सब्सिडी ने वो रिसीव नहीं की. तो जब रिसीव करते हैं तो हमने क्या एंट्री की थी, डेबिट गुड्स इन ट्रांजिट की क्या एंट्री पड़ी थी, डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट पेएबल्स बाय 700. इसका मतलब अभी इसके जो पेएबल्स शो हो रहे होंगे वो 2300 के शो हो रहे होंगे. दोनों का जो डिफरेंस आ रहा था वो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा था, गुड्स इन ट्रांजिट. जब मैं इसमें 700 ऐड करूंगा तो ये भी कितना बन जाएगा, 3000. अब 3000 इक्वल हो गया तो पेएबल से भी कितना माइनस हो जाएगा, 3000. रिसीवेबल से भी कितना माइनस हो जाएगा, 3000. ठीक है. और ये किसकी एंट्री है, ये गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री है. इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पेएबल में कितना ऐड करेंगे, 700. इन्वेंट्री में कितना ऐड करेंगे, 700. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्या कहते हैं जी,
लास्ट 2 पॉइंट्स उसने देखें, ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेज अक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर, ताकि आप क्या कर सकें, टाइम फ्रैक्शन अप्लाई कर सकें। तो ये क्या होता है, ये इंडिकेशन होता है मिड ईयर की। अगर आप ये पढ़ लें तो एक दफ़ा दोबारा से चीज़ों को देख लें कि मिड ईयर एक्विजिशन हो सकता है। कहता है देयर वर नो इम्पेयरमेंट लॉसेज विद इन द ग्रुप फॉर द ईयर, कहता है कोई लॉस नहीं हुआ, कोई गुडविल में इम्पेयरमेंट नहीं हुई। तो ये लास्ट 2 पॉइंट तो ऐसे ही थे। फोर्थ पॉइंट क्या है, कहता है द इन्वेस्टमेंट इन ए को रिप्रेजेंट 30% ऑफ इट्स वोटिंग शेयर कैपिटल एंड डार्जेंट को यूजेज इक्विटी अकाउंटिंग फॉर अकाउंट फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। तो हमें पता है जब 30% हो एसोसिएट है तो होती क्या है, इक्विटी अकाउंटिंग होती है। कहता है ए को प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March was 6 million and A को paid total dividends during the year ended 31st March of 2 million. D को has recorded its share of dividend received from A in the investment income. कहता है जो टोटल प्रॉफिट कितना है 6, तो हमने कहा था टोटल प्रॉफिट का 30% आपका है। कहता है 2 पे जो मिला है वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, बाकी जो 4 रह गया है इस 4 पे 30% जो होगा वो आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, अपनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे। मैं शायद थोड़ा जल्दी बोल गया हूँ, दोबारा बताता हूँ। टोटल प्रॉफिट कितना था 6, कहता है उसमें से 2 डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं और 2 में जो आपका 30% था वो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम बना ली है। तो आपने तो 6 पे बनानी थी, 2 पे बनाई है, तो मज़ीद कितने पे आप अपनी इनकम बना लें, 4 पे। तो 4 मिलियन का 4000 का 30%। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं, मैंने अभी जर्नली सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब जब हम इसे फॉर्मेट में लेके आएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे। चलते हैं वर्किंग्स की तरफ। सबसे पहले कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at 31st March 20x6। सबसे पहले हम करते हैं वर्किंग्स। वर्किंग 1, ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है, डार्जेंट ने लैट्री को खरीदा, %75, डेट इज 1 जनवरी 20x6। यहीं से हमें पता चल गया NCI परसेंटेज इज 25%। वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 2, net assets of Letre, which is subsidiary, at acquisition, which is 1 January 20x6, and at reporting, which is 31st March 20x6। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ऑफ विच कंपनी, ऑफ लेट्री सब्सिडरी। तो कितना शेयर कैपिटल है, आपको याद होगा 20,000। रिटेन अर्निंग्स, ये थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी हमें रिटेन अर्निंग की, हम देख लेते हैं। देखें, दिस इज रिटेन अर्निंग एट 1 April, दिस इज एट 1 April एंड दिस इज द टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो 19 + 8 इट्स 27 at reporting at financial statement date।
31st March 20x6 is year end and we have acquired on 1st January 20x6. The value here is 27,000. The profit for the year was 8,000. अब देखिए हमने इस डेट पे आना है, कितने महीने पीछे आना है, 3 मंथ्स। तो इसमें से 3 मंथ्स का प्रॉफिट माइनस कर दें। तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट कैसे माइनस होगा, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये आ रहा है 2,000। इसका मतलब क्या हुआ, एट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग कितनी होगी, 25,000। इसका दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि मैं 27 में से, जो इस दिन था ईयर एंड पे 27 था, इसमें से मैं 8 माइनस करता तो इस दिन की रिटेन अर्निंग आ जाती कितनी, 19। अब 19,000 में मैं कितने महीनों का प्रॉफिट ऐड करता, तो इस डेट पे आना था, मैं कितने महीनों का प्रॉफिट ऐड करना था, 9 मंथ्स का प्रॉफिट ऐड करना था। तो इसमें मैं ऐड कर देता 8,000 इंटू 9/12। आप करके भी देख लें कितना बनेगा, 6,000। तो 19 + 6 25, 27 - 2 25। तो दोनों सूरतों से आपने रिटेन अर्निंग फाइंड कर ली, अगर क्या हो, मिड ईयर एक्विजिशन हो। फिर इसके बाद हमने कहा था कि फेयर वैल्यू हो, जो एसेट हमने बनाया 4,000 का, एट एक्विजिशन भी एसेट है तो आज भी वो एसेट है। हाँ, उसके साथ साथ हमने उसकी प्रोविजन भी क्रिएट की थी। फिर हमने उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज की थी। डेप्रिसिएशन एट रिपोर्टिंग लेस हो जाएगी। फिर हमने कहा था फाइनेंस कॉस्ट अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट भी था, मुझे याद है वो 80 का था। तो ये मेरे पास क्या आ गए, एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग वैल्यूज आ गई। कैलकुलेटर ले लें, 20,000 + 25 + 4 - 4 + 4 - 4 तो 0 हो गया, तो ये आ गया 45। तो अब यहाँ से देखें, ये 4 4 आपस में कैंसिल हो गया, 47 47 - 280, इट्स 46,720। अब नेक्स्ट क्या है, वर्किंग 3। वर्किंग 3 NCI कैसे फाइंड करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन। $9,000 कैसे हमने फाइंड की थी, 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1.8। अब इस NCI में क्या करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करेंगे। पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ NCI। तो देखो पोस्ट एक्विजिशन कितना है, 1720। इसका कितना परसेंट NCI परसेंटेज था, 25% NCI एंड 75% ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। तो कैलकुलेटर लें, 1720 मल्टीप्लाई बाय 25%। इट्स 430। तो 9430 NCI आ गया। वैसे हम वर्किंग 3 गुडविल कर रहे होते हैं, मैं वर्किंग 3 वो कर दी, ये गुडविल अभी फाइंड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, कोई फ़र्ज नहीं है। गुडविल कैसे फाइंड होगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच वी हैव कैलकुलेटेड वाइल रीडिंग द क्वेश्चन। कितनी थी इन्वेस्टमेंट हमारे पास, 47,000 की। उसमें ऐड क्या होना था,
फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन कितनी थी? 9000। लेस क्या होना था? ये वैल्यू वर्किंग टू फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ लैटरी एट एक्विजिशन, तमाम डेटा एट एक्विजिशन 45,000। It's 11,000. There is no impairment. Working 5 group retain earnings. डार्जेंट की रिटेन अर्निंग आप देख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करें 36,000। पोस्ट एक्विजिशन 1720 into 75%, 1290। फिर हमने कहा था शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट $4,000 का 30%। 2,000 पे तो हम रिकॉर्ड कर चुके थे, तो 4,000 का 30% इज 1,200। ठीक है, अब यहां पे एक बात देखते हैं, चलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के ऊपर। द इन्वेंट्री ऑफ सब्सिडरी इंक्लूड गुड्स बॉट फ्रॉम पेरेंट। तो सेलर कौन है? पेरेंट। अगर सेलर सब्सिडरी होता तो हम वर्किंग टू से पर माइनस करते, हम यहां से पर लेस करते। अगर सेलर कौन होता? सब्सिडरी। अब सेलर कौन है? पेरेंट। तो हम पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि सेलर कौन है? पेरेंट, यहां से लेस करेंगे। अब कैसे लेस करेंगे? देखें, एक 2100 की ऑलरेडी स्टॉक में थी, प्लस गुड्स इन ट्रांजिट कितने की थी? 700 की। तो टोटल इन्वेंट्री कितनी हो गई? 2800 की। अब आप कितना मार्कअप चार्ज करते हैं? 40%। तो ये वैल्यू कितने परसेंट हो गई? सेल्स 140%, मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये FA2 का कंसेप्ट है, मार्कअप मार्जिन। 2800 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 40, इट्स 800। तो आप ये याद रखें कि पर कितना है, इसकी एंट्री क्या होगी? डेबिट ग्रुप रिटेन अर्निंग, क्रेडिट इन्वेंट्री। ठीक है जी, ये काम भी हमारा हो गया। उसके अलावा जो हमने लोन दिया था, इन्वेस्टमेंट के वक्त लोन दिया था 15,000 का, उसके ऊपर उसने कहा था अभी तक आपने इंटरेस्ट अनपेड लोन इंटरेस्ट 15,000, 8%, 3/12, तो ये आ गया 300। तो अब देखें हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ रही है 37390। तो वी हैव ऑलमोस्ट डन विद ऑल कैलकुलेशंस। अब हमने क्या करना है? जस्ट फॉर्मेट के अंदर अपनी चीज़ों को पुट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एसेट्स,
नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, P प्लस S प्लस फेयर वैल्यू ऑफ माइन माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ माइन, तो व्हाट्स द वैल्यू, इट्स 110500। तो जब भी फेयर वैल्यू ऐड करेंगे तो एक्सेस डेप्रिसिएशन उसकी वजह से क्या होगी, माइनस होगी। अगर फेयर वैल्यू माइनस हो रही होती तो एक्सेस डेप्रिसिएशन क्या हो रही होती, ऐड हो रही। ये हम ऑलरेडी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज गुडविल। गुडविल हमने फाइंड की थी वर्किंग, आप ये देखें वर्किंग अभी हमने गुडविल की फाइंड की है। ये गुडविल 11,000, गुडविल 11,000। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितना है हम देख लेते हैं। 4,500 की इन्वेस्टमेंट थी, प्लस हमें अभी कितना वहां से शेयर मिला है इन्वेस्टमेंट से, $1,200। इसमें कितना ऐड कर देंगे, डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इनकम, तो 45 प्लस 12 5,700। तो ये हमारे पास क्या आ गए, नॉन करंट एसेट्स। कितने नॉन करंट एसेट्स आ गए हैं, कैलकुलेटर ले सकते हैं आप। 110500 प्लस 11,000 प्लस 5,700, इट्स 127,200। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, करंट एसेट्स। क्या लिखेंगे, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या कुछ आएगा, इन्वेंट्री, पी की इन्वेंट्री प्लस एस की इन्वेंट्री प्लस गुड्स इन ट्रांजिट माइनस पर्प, तो इन्वेंट्री कितनी आ गई, 38,100। नेक्स्ट इज रिसीवेबल्स, P प्लस S माइनस इंट्रा ग्रुप बैलेंस, बैंक P प्लस S, टोटल एसेट्स 191,300। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास होगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। अगर इक्विटी और लायबिलिटीज़ का भी यही बैलेंस आया तो हमारा सवाल ठीक हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। तो याद रखो पेरेंट का लिखते हैं। पेरेंट का कितना था, 50,000 प्लस आपने जब शेयर इशू किए थे तो 10,000 के और इशू किए थे, तो टोटल कितने हो गए, 60,000। शेयर प्रीमियम मुझे अभी भी याद है कितने का आया था, 22,000 का। ग्रुप रिटेन अर्निंग, ग्रुप रिटेन अर्निंग हमने निकाली है, ये देखना अभी 37390। फिर इसके बाद एनसीआई, एनसीआई की वैल्यू थी
9430। तो ये आ गई टोटल इक्विटी। $128,820। Then non-current liabilities, %8 loan notes, $5,000 ऑलरेडी थे प्लस 15,000 आपने एक्वायर करने के लिए दिए, तो टोटल 20,000। एक्रूड लोन इंटरेस्ट जो कि हमने अपनी लाइबिलिटी बनाया 300, और वो जो इन्वायरमेंटल प्रोविजन बनानी थी 4,000 की, और उसमें अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का 80 ऐड हो गया था, प्रोविजन इंक्रीज हो गई थी, तो ये टोटल कितना हो गया 24,380। फिर क्या आ गई करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज गिवन है P प्लस S प्लस गुड्स इन ट्रांजिट, हमने कहा था पेएबल में ऐड होगा, माइनस इंट्रा ग्रुप बैलेंस। तो ये अब जब हम इन सब को टोटल करेंगे, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए 191,300 के। ये आपके 20 मार्क्स। तो अगर आप देखें कि इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या एडजस्टमेंट्स की हैं, तो ये आपके सामने। हमने एक एनसीआई फाइंड किया, ग्रुप रिटेन अर्निंग फाइंड की है, ये हमने वर्किंग 4, 5, 3, 4, ठीक है, और ये हमारा सवाल था। तो उम्मीद है कि ये आपको सवाल समझ आ गया होगा। ये हमने साथ साथ समझा भी, इसलिए हमारे जो टाइम लगा वो 35 मिनट्स लगे, और हम जब इसको बार बार प्रैक्टिस में क्लास में करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम में हम यही सवाल लेस देन 30 मिनट्स में इंशाल्लाह कर लिया करेंगे।